देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है जहां पर हम खड़े होते हैं, जिसे आप लिथोस्फीयर या क्रस्ट कहते हो, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको, जो ये वाला ये थिन सी एक लेयर दिख रही है ऊपर, दिस इज अर्थ की क्रस्ट, ठीक है ना। ये जो एक लेयर आपको थिन सी दिख रही है, ये अर्थ की क्रस्ट है, जिसको आप कह सकते हो कि ये जमीन है हमारी, ठीक है। फिर है क्या कि हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है वो कुछ टुकड़ों में टूटी हुई है, और इन टूटे हुए टुकड़ों को हम कहते हैं प्लेट्स, ठीक है। और चूंकि ये जो प्लेट्स हैं, इनके टकराने, इनके मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी पैदा होती है, ठीक है, उसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक। दूसरी चीज मैंने आपको कल एक बताई थी कि ये जो है वो अर्थ का कोर है, ठीक। अर्थ का कोर बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक। गर्म क्यों है? क्योंकि दो चीजें, पहला तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो लगातार टूट रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। दूसरा चीज कि अर्थ के बनने के टाइम पर जो भी हीट थी वो सारी की सारी कहां पर ट्रैप्ड है? वो अर्थ के कोर में ट्रैप्ड है, ठीक है ना। और अर्थ के कोर को लगातार और गर्म कौन करता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका डीके, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा बड़ा गर्म होता है। जैसे जैसे हम अर्थ की क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि जो ये वाला एरिया हमारा दिख रहा है, जिसको आप आउटर कोर बोल सकते हो, और ये वाला एरिया जिसे आप मेंटल बोल सकते हो, ये सब अभी आएगा आगे, ठीक है। अगर मैं इसी डायग्राम में आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूं, इसको, इस डायग्राम को आप इस डायग्राम से मिलाइए, ठीक है। ये सबसे बीच में अर्थ की इनर कोर है, फिर आउटर कोर है, फिर ये बीच का जो एरिया है ये मेंटल है, और ये जो ऊपर छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ये क्या है? लिथोस्फीयर हैं, या इन्हें आप कहते हो प्लेट्स, ठीक है। अब है क्या कि यहां पर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहां पर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी मटेरियल यहां पर होगा वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने में के बाद क्या होता है? जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी और भारी चीजें नीचे रह जाएंगी। हल्की चीजें एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से ऊपर राइज करना चालू करेंगी। अब आप ये देख रहे हो कि यहां पर एक प्रॉपर कुछ ऊपर आ रहा है, ठीक। चूंकि ये ऊपर आ रहा है, किस जगह पर? ये ऊपर आ रहा है मेंटल में। इस वाली जगह को क्या कहते हैं? बीच वाली को मेंटल। तो ये जो ऊपर आ रहा है इसे कहते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है। ये जो पूरा गर्म मामला आपका ऊपर आ रहा है ये मेंटल में आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है ना। ये ऊपर क्यों आ रहा है? एक बार फिर से, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? जो भी मटेरियल यहां पर है उसका जो भी डेंसिटी डिफरेंस है वो अलग अलग हो जा रहा है। यानी कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बॉईल कर दोगे तो क्या होगा? उसके जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर उसमें प्लास्टिक है तो प्लास्टिक अलग हो जाएगी, अगर उसमें लोहा है तो लोहा अलग हो जाएगा गर्म होने के बाद में। तो है क्या कि जब ये गर्म होता है एक्सेसिवली, तो गर्म होने के बाद में यहां पर इसका हल्का मटेरियल अलग हो जाएगा, भारी मटेरियल अलग हो जाएगा। हल्का मटेरियल जो है वो ऊपर उठना चालू करेगा। जो चीज यहां ऊपर उठ रही है उसे हम कहते हैं प्लूम, और चूंकि ये चीज मेंटल में ऊपर उठ रही है इसलिए इसे कहा जाता है मेंटल प्लूम। यानी कि ये जो मेंटल प्लूम है यही एक तरीके से आप कहें तो लावा और मैग्मा का सोर्स है। इसी मेंटल प्लूम से जब चीजें ये गरम गरम बाहर आती होंगी तो यही हमारे यहाँ लावा और मैग्मा बनाती हैं, लावा और मैग्मा का सोर्स होती हैं ये। लेकिन अब है क्या कि यहां पर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था आउटर कोर के पास में, जैसे जैसे ये क्रस्ट के पास आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि ठंडा होता जाएगा। अब ये मान लीजिए यहां पर इकट्ठा होने लगे, इस जगह पर आने लगे, जब आएंगे तो यहां पर ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के भारी होने लगेंगे कंपेरेटिवली इस जगह से, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि ये लगातार यहां पर ऊपर आ रहे हैं, और लगातार ऊपर आने की वजह से
लगातार ऊपर आने की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट होने लगेगा, मतलब मेंटल प्लूम जो है वो बहुत सारा इकट्ठा होने लगेगा यहां पर। अब ऊपर कहीं जाने की जगह है नहीं, तो ये मेंटल प्लूम क्या करेगा, इधर और इधर दोनों तरफ जो है वो धक्का देने लगेगा एग्जिस्टिंग मेंटल प्लूम को। मतलब जो पुराना वाला मटेरियल यहां पर आया होगा, जो पुराना मेंटल प्लूम यहां से उठ करके यहां पर आया होगा, उसको नया वाला मेंटल प्लूम धक्का देगा कि भाई कहीं जाओ, या तो इधर खिसको या इधर खिसको। तो वो क्या करेगा, वो इधर या इधर खिसकने लगेगा। और जब वो इधर या इधर खिसकने लगेगा तो वो क्या करेगा, मान लीजिए आप एक बुक के ऊपर आपने एक चौक रख दी या एक डस्टर रख दिया, और आप बुक को हिलाओगे तो वो चौक पे भी तो धक्का लगेगा, जो चीज उसके ऊपर रखी है उस पर भी तो पुश लगेगा, वो भी तो हिलेगी। ठीक है, तो जब ये मेंटल प्लूम पुराने वाले मेंटल प्लूम को इस तरफ धकेलेगी या इस तरफ धकेलेगी, तो उसका साइज इतना बड़ा है कि वो इधर जाते हुए इसके ऊपर जो प्लेट है उस पर भी कुछ धक्का लगाएगी। और इस धक्के लगने की वजह से ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। इसे ही कहते हैं इंग्लिश में अगर कहा जाए तो स्लैब पुल। ठीक, यही जो धक्का है, जो आपका पुराना वाला मेंटल प्लूम जो हल्का सा ठंडा हो गया है ऊपर जाकर के वो दोनों तरफ जाकर के लगा रहा है, उसे ही कहते हैं स्लैब पुल। ठीक है ना। अब इस स्लैब पुल की वजह से अब आप समझिए स्लैब पुल क्यों लगा, क्योंकि वो पुराना वाला प्लूम जो है इधर उधर धक्का दे रहा है। पुराना वाला प्लूम धक्का क्यों दे रहा है, क्योंकि नीचे से और नया प्लूम आ रहा है। नीचे से और नया प्लूम क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है और गर्म होने की वजह से जो भी हल्की चीजें हैं वो उनको ऊपर भेज रहा है। लेकिन सवाल क्या, अगर नीचे टेम्परेचर बहुत गर्म है तो ये कब तक भेजता रहेगा हल्की चीजों को, कभी क्या हल्की चीजें खत्म नहीं होंगी? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि यहां पर ये जो मेंटल प्लूम था इसने पुराने वाले को इधर खिसका दिया। अब जब ये यहां पर मूव कर रहा है, कर्सर देखिएगा ध्यान से, जब ये यहां पर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये हीट के सोर्स से थोड़ा दूर हो गया है, तो यहां पर इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह, ठंडा एज इन रिलेटिवली थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने की वजह से थोड़ा हैवी होने लगेगा। और हैवी होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे ये थोड़ा इस यहां पर मूव करेगा वो थोड़ा 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 हैवी होता जाएगा। और जब ये हैवी होता जाएगा तो क्या होगा, एक समय पर ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर लेगी, और ग्रेविटी के नीचे पुल करने के कारण यहां पर एक टाइम पर ये नीचे गिरने लगेगा। जिस जगह पर ये नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेंच। जिस जगह पर ये नीचे गिरता है उसे कहते हैं ट्रेंच। और ये जो ट्रेंच है, ये जो ट्रेंच है यहां पर ये पूरा नीचे गिरने लगेगा। अब आप एक चीज समझिएगा, ये चीज मेंटल प्लूम जब इस जगह पहुंचा था तो ये क्या था, लाइट था। ठीक, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेट के नीचे मूव कर रहा होगा तो बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर और आकर के मिल गए होंगे, तो इसकी डेंसिटी मिक्स हो गई होगी, मतलब कुछ हल्की कुछ भारी चीजें इसमें आ गई होंगी। प्लस हो सकता है धीरे धीरे और ठंडा होने लगा हो, ठंडा होकर के और हैवी होने लगा हो। हैवी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ तक आते आते इसकी डेंसिटी में भारी और हल्की दोनों चीजें आ गई होंगी। तो जब ये नीचे जा करके वापस से गर्म वाले कंपोनेंट में मिलेगा तो इसमें हल्की और भारी दोनों चीजें होंगी। यानी कि ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेंच पर प्लेट पुरानी वाली नीचे गिर रही है, ये वापस से इस एरिया का, इस मेंटल का डेंसिटी डिफरेंस बढ़ा दे रही है। ट्रेंच पर पुरानी वाली प्लेट जो नीचे गिर रही है वो वापस से इस वाले एरिया का मेंटल का डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर दे रही है। यानी कि उसमें फिर से वो कुछ हल्की चीजें डाल दे रही है और कुछ भारी चीजें डाल दे रही है। और जैसे ही यहां पर लगातार डेंसिटी डिफरेंस बढ़ा तो क्या हुआ, टेम्परेचर गर्म था ही, उसने क्या किया, हल्की और भारी चीजों को फिर से सेग्रेट कर दिया। जैसे ही सेग्रेट किया तो हल्की वाली फिर ऊपर चली गई। तो ये जो साइकिल है, ये जो सेल है एक बन गई है कि हल्की चीजों का ऊपर जाना, फिर इसको इधर खिसकना, और फिर इसका भारी चीजों का नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में फिर से यहां पर हल्की चीजों को एक सोर्स दे देना। इस सेल को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन सेल। ये जो सेल दिख रही है आपको, ये गोल गोल, इस सेल को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन सेल। दिस how to say
Because of this convection cell, the plates move, and convection cell is active due to density difference. So it's a vice versa. जहां पर प्लेट तेज मूव कर रही होंगी वहां पर कन्वेक्शन सेल ज्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पुरानी वाली प्लेट ज्यादा नीचे गिर रही होगी। और जहां कन्वेक्शन सेल ज्यादा एक्टिव होगी वहां पर ऊपर वाली प्लेट्स भी ज्यादा मूव कर रही होंगी। ठीक है। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे ऐसी कितनी प्लेट्स हैं अर्थ पर, तो इतनी प्लेट्स हैं। ठीक, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट और कुछ छोटी छोटी कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, जोआन डी फूका प्लेट, इस तरह की कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी प्लेट्स के हैं। ठीक है। और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। अब मूव करने, अब मान लीजिए ये प्लेट्स बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे से, ये अच्छा ये बाउंड्रीज है प्लेट की, ये जो लाइंस देख रहे हैं ना आप डार्क कलर की, ये प्लेट की बाउंड्रीज है। मतलब इस लाइन के इस तरफ एक प्लेट है, इस लाइन की दूसरी तरफ दूसरी प्लेट है। अब आप जरा एक चीज इमेजिन करिए, दो प्लेटें तो वो कितने तरीके से मूव कर सकती हैं, या तो एक दूसरे के करीब आए, या दूसरे के दूर जाएं एक दूसरे से, और या एक दूसरे को टच करके निकल जाए। तो जो हमारा कुमार विश्वास वाली कविता थी कि न पास आती हो न दूर जाती हो, छू करके बस यूं निकल जाती हो, तो उस वाली कविता को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसवर्स, आपका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसवर्स तीनों बाउंड्रीज जो है वो हमेशा क्लियर रहेंगी। ये तीनों बाउंड्रीज हैं क्या, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेटिंग द बेसिक्स राइट, हमने अभी तक क्या समझा, कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल का, अब अगर हम वन लाइनर्स में बात करें तो कन्वेक्शन सेल का रीजन है हीट एंड डेंसिटी डिफरेंस, हाँ या ना। कन्वेक्शन सेल का एक्टिव होने का रीजन है हीट एंड डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि पुरानी प्लेट नीचे आ रही है और नई वाली प्लेट, सॉरी यहां से नया मटेरियल ऊपर जा रहा है। ठीक है। और यहां से नया मटेरियल ऊपर जाने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर। आप सोच करके देखिए, अगर यहां टेम्परेचर ना होता तो क्या होता, पुरानी प्लेट आती यहां पे गिर जाती, खत्म। समुद्र में क्या होता है, कुछ भी जाता है गिर जाता है। लेकिन सोच करके देखिए कि समुद्र में जो कुछ नीचे पड़ा उसमें आग लगा दो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, इतना ज्यादा बॉयल होने लगेगा वो कि जो भी उसमें हल्की चीजें होंगी दे विल टेंड टू राइज अप और कम अप। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स द लाइटर मटेरियल इज कमिंग अप एंड द हैवियर मटेरियल इज गोइंग डाउन, एंड दिस एक्सरसाइज इज क्रिएटिंग डेंसिटी डिफरेंस और कीपिंग द डेंसिटी डिफरेंस, एंड दैट डेंसिटी डिफरेंस इज कीपिंग द कन्वेक्शन सेल अलाइव, एंड ड्यू टू दैट कन्वेक्शन सेल प्लेट्स आर मूविंग, एंड बिकॉज प्लेट्स आर मूविंग you see earthquake, you see tsunami, you see creation of life, new islands are born। ये सब आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक। अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ और ज्ञान दूं, एक छोटा सा डायग्राम और देखना बनता है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, जा रही नहीं जा रही है। इस डायग्राम में एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, लेकिन नीचे टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे ही वो वाली प्लेट नीचे जाएगी तो उसका जो कुछ मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो प्लेट पिघलने लगेगी, और पिघलने के बाद में उसका जो हल्का वाला मटेरियल होगा वो ऊपर आने की कोशिश करने लगेगा। ये देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ठीक। तो पहला वाला जो डायग्राम था वो बता रहा था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा है,
ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकरा रही है तब क्या हो रहा है। मान लीजिए ये वाली प्लेट टकरा रही है, टकराने के बाद में नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही नीचे जाएगी देखिए ये हो, या तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस प्लेट का वो प्लेट मेल्ट होनी चालू हो जाएगी। मेल्ट होने पे क्या होगा, सबसे पहली कौन सी चीज मेल्ट होगी, जो बहुत ज्यादा हल्की होगी, वो हल्की चीजें मेल्ट होकर के ऊपर जाने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है ना, और वही ऊपर आकर के आपका लावा बन करके बाहर आएंगी, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। लेकिन इस डायग्राम को देखने के बाद 3 सवाल आने चाहिए आपके दिमाग में। ये प्लेट एक दूसरे की तरफ ही क्यों जा रही हैं? क्या प्लेट हमेशा एक दूसरे की तरफ ही जाती हैं? फिर कौन सी प्लेट नीचे जा रही है? ये कहने नीचे गई है, इनके चाचा विधायक हैं क्या? ये भी तो नीचे जा सकती थी, ये क्यों उधर वाली कहने नीचे गई? और ये कौन सी प्लेट है? ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कौन सी प्लेट? यहां पानी दिख रहा हमको, ये कौन सी प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? ठीक, ये सवाल पहले आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि क्या एक ही तरह का मूवमेंट होता है दो प्लेट्स के बीच में, वो एक दूसरे की तरफ आती हैं? दूसरा, कौन सी प्लेट नीचे जाती है? और तीसरा सवाल कि भाई ये जो ऊपर आ रहा है ये क्या है? ठीक, तो जो नीचे जाएगा वही ऊपर आएगा। सब होता है, अभी सब बता रहे हैं, धैर्य रखो। जो जिंदगी में नीचे जाता है वही ऊपर आता है, लेकिन ऊपर आते समय वो क्या करता है कि अपनी सारी बुराइयां नीचे छोड़ आता है, तो थोड़ा हल्का हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, ये दोनों प्लेटों में एक प्लेट नीचे क्यों जा रही है और यही वाली प्लेट नीचे क्यों जा रही है? सिंपल लॉजिक, जो चीज भारी होगी ग्रेविटी उसे नीचे पुल करेगी, यानी कि जो भारी प्लेट होगी वही नीचे जाएगी। तो अगला सवाल, जब दो प्लेटें हैं, प्लेटें तो जनरली एक ही जैसी दिख रही हैं, तो कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है ये हमको कैसे पता चलेगा? हाँ या ना? जेन्युइन सी बात है। इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। और वो चीजें हैं ये, देखिए ऐसा है, पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी प्लेट्स दो प्रकार की होती हैं। एक जिस पे पूरी जमीन होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा जिस पे पानी होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक। एक जिस पे जमीन है पूरी और एक जिस पे पानी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कई बार ये भी होगा कि एक बड़ी सी प्लेट में एक हिस्से में कॉन्टिनेंट हो और दूसरे हिस्से में ओशन हो, ठीक है, ये भी संभव है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो जमीन वाला हिस्सा है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो किससे बनता है? ग्रेनाइट से और एंडेसाइट से। जो आपका ओशनिक क्रस्ट है वो किस रॉक से बनता है? बेसाल्ट से। और जो आपका मेंटल से निकल रहा है वो किस रॉक से बनता है? ओलिवाइन से। अब ये तीन चीजें जितनी जल्दी याद होंगी उतनी ही जिंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज, मेंटल प्ल्यूम याद है? ये मेंटल प्ल्यूम है जो बाहर निकल रही है। मेंटल में कौन सी रॉक है? ओलिवाइन। अभी हमने देखा मेंटल में ओलिवाइन रॉक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो नीचे से ऊपर आता है वो अपनी कुछ बुराइयां छोड़ करके हल्का हो जाता है, और हल्का होने के बाद ओलिवाइन किसमें चेंज हो जाएगा? बेसाल्ट में, ठीक। यानी कि पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर जनरली ओलिवाइन है,
मेंटल में जो रॉक्स हैं वो किससे बनी है? ओलिवाइन से बनी है। लेकिन ओलिवाइन का जो हल्का वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, यहां पर ओलिवाइन का जो हल्का वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ये सब ओलिवाइन है, यहां पर जितना है वो सब ओलिवाइन है, मिला करके उसको ओलिवाइन कह रहे हैं। लेकिन ओलिवाइन का जो हल्का वाला पार्ट आ रहा है ऊपर, उसे क्या कह रहे हैं? बेसाल्ट। ओलिवाइन का हल्का वाला पार्ट जो ऊपर आ रहा है उसे कह रहे हैं बेसाल्ट। ठीक है। नंबर 2, बेसाल्ट जो है अब मान लीजिए पहली चीज आपने क्या पढ़ी कि ओलिवाइन जब ऊपर आएगा ठंडा होकर के तो क्या बनाएगा? बेसाल्ट। ये तो क्लियर है सभी को। दूसरी चीज देखिए, चाहे ओशनिक प्लेट हो और चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, दोनों के नीचे मेंटल है। भाई अगर आप ये वाली फोटो देखें, इस फोटो को ध्यान रखिएगा, एक बार इस फोटो को ध्यान से देखिए। किनारे ओशन है, बीच में कॉन्टिनेंट है, लेकिन दोनों के नीचे क्या है? मेंटल। दिख रहा नहीं दिख रहा? ओशन हो या कॉन्टिनेंट हो, दोनों के नीचे मेंटल है। ये अर्थ के इंटीरियर का एक पिक्चर है। और मेंटल के नीचे क्या है? आउटर कोर। और आउटर कोर के नीचे क्या है? इनर कोर। यानी कि चाहे ओशन हो चाहे कॉन्टिनेंट हो, इतना तो कंफर्म है, हाँ है ना? ये तो होना ही होना है। ठीक। तो एक चीज जो आपकी हेल्प करेगी वो ये कि ओशनिक प्लेट हो या कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, दोनों के नीचे क्या होता है? मेंटल। ठीक। ये चीज कई सारे कंफ्यूजन दूर करती है। कैसे? अभी हम आगे देखेंगे। ठीक। तो पहले बिल्कुल सिंपल बातें। मेंटल से जो निकलेगा वो हल्का होकर क्या बनाएगा? बेसाल्ट। यानी कि मेंटल में ओलिवाइन है, ओलिवाइन रॉक्स जब ऊपर आएंगी तो वो क्या बनाएंगी? और बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट है। ठीक। तो मान लीजिए कि यहां पर नहीं, अभी ये तो जल्दी हो जाएगा। इस जगह पर मान लीजिए यहां पर नीचे से क्या ये ओलिवाइन है, मेंटल से बाहर आ रहा है, तो ये जो चीज इस दरार से बाहर निकलेगी वो क्या होगी? बेसाल्ट होगी। और बेसाल्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट। मतलब ये पूरा पानी है, ये पानी है, ध्यान से देखना, ये पानी, तू भी पानी मैं भी पानी, बीच में नया पानी। नहीं समझे? ये पूरी ओशनिक प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट है। ठीक। और ये ओशनिक प्लेट इधर मूव कर रही है, ये ओशनिक प्लेट इधर मूव कर रही है। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए, ये वाली इधर यहां गिर जाएगी, ये वाली इधर यहां गिर जाएगी, बीच में खाली हो जाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भैया ये ओशनिक प्लेट है, यहाँ पे ये नीचे गिर रही है, ये ओशनिक प्लेट है, यहाँ पे ये नीचे गिर रही है। तो जब ये वाली ओशनिक प्लेट इस तरफ जा रही है, ये वाली ओशनिक प्लेट इस तरफ जा रही है, तो ये पूरी यहाँ गिर जाए, ये पूरी यहाँ गिर जाए, यहाँ पे बिल्कुल एकदम गड्ढा बन जाए, जिससे आप नीचे झांक सके। मेंटल है? ऐसा नहीं होता है। काहे नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं है, सुन लो बे, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है ओलिवाइन, जो हल्का हो के ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा? बेसाल्ट। और बेसाल्ट क्या बताया क्या होता है? ओशनिक क्रस्ट। यानी कि यहाँ पे नई ओशनिक क्रस्ट जनरेट हो रही है। तो पुराना वाला मामला इधर डाउन, नया वाला मामला इधर अप, मतलब बीच में नया सी फ्लोर बन रहा है, नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है। यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसके लिए अल्फ्रेड वैगनर बहुत परेशान रहे थे। इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, बट टेक्निकली स्प्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि पुराना वाला मामला वहां पे जाके नीचे खत्म भी हो रहा है। अब समझ में आया यहीं से शुरुआत क्यों करी थी? The first thing that you need to learn here is mantle is made up of olivine rocks, and when these olivine rocks will come up, they will create new ocean floor.
बिकॉज द मेंटल विल चेंज इनटू ओलिवाइन वंस इट्स कूल्ड, यस और नो, राइट। जब मेंटल से ओलिवाइन ऊपर आएंगी तो यहाँ पर ये क्या करेगी, बेसाल्ट बनाएगी, और बेसाल्ट क्या होती है, न्यू ओशनिक क्रस्ट। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये वाली प्लेटें यहां से मेंटल से ओलिवाइन बाहर निकलने का चांस कब आ रहा है, जब ये दोनों प्लेटें अलग हो रही हैं, यानी कि जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तभी मेंटल से ओलिवाइन निकलने का चांस आ रहा है, ठीक। अब समझिएगा, चाहे यहां पर ये दोनों प्लेटें ओशनिक हो, चाहे एक प्लेट ओशनिक हो दूसरी कॉन्टिनेंटल हो, और चाहे दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हो, नीचे तो क्या है, ओलिवाइन, और वो ऊपर आके किस में चेंज होगा, ऊपर कोई प्लेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ये दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल हो जाएं, चाहे ये दोनों प्लेटें ओशनिक हो जाएं, और चाहे एक प्लेट ओशनिक और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो जाए, कभी भी डाइवर्ज होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी दोनों प्लेटें, तो नीचे से ओलिवाइन निकलेगा, बेसाल्ट में चेंज होगा, और बेसाल्ट में चेंज होने का मतलब है नई ओशनिक क्रस्ट बनाएगा। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि भैया एक ओशनिक प्लेट ये, एक ओशनिक प्लेट ये, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक ओशनिक प्लेट ये, एक ओशनिक प्लेट ये, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पुरानी प्लेटें वहां ट्रेंचेस पर खत्म हो जा रही हैं, और बीच में क्या हो रहा है कि जो ओलिवाइन ऊपर आ रहा है वो किस में चेंज हो जा रहा है, बेसाल्ट में चेंज हो जा रहा है, और बीच में नई सी फ्लोर बना ले रहा है, नया ओशनिक क्रस्ट बना ले रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और एक प्लेट ओशनिक हो। उस केस में क्या होगा, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल है दूसरी प्लेट ओशनिक है, उस केस में भी क्या होगा, बीच में नया सी फ्लोर ही बनेगा। मतलब मान लेते हैं ये वाली प्लेट कॉन्टिनेंटल थी, ये वाली प्लेट ओशनिक थी, क्या होगा, ओशनिक प्लेट इधर जाने लगेगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर जाने लगेगी, लेकिन बीच में नया सी फ्लोर बनने लगेगा, और जब पानी बरसेगा उसमें पानी भर जाएगा, तो वही आप कहलाओगे कि वो नए सीज बन गए हैं, और ये बढ़ते बढ़ते फिर ओशंस भी हो सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हैं, जैसे अफ्रीका में अभी हो रहा है, अटलस खोलोगे तो अफ्रीका में रिफ्ट वैली बन रही है, जैसे आपका बाबल मांडव स्ट्रेट जहां पर है वो वाला एरिया, जिबूती और ओमान के बीच का एरिया, ठीक है। वो कैसे बना होगा, अरेबियन पेनिनसुला जो अलग हुआ वो कैसे हुआ होगा, पहले पूरा एक लैंडमास रहा होगा, एक ही सब रहा होगा, दोनों प्लेटें जुड़ी हुई होंगी, और फिर क्या हुआ होगा, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलग होना चालू हुई होंगी, और बीच में बेसाल्ट बना होगा, नीचे से बेसाल्ट आया, दोनों सोच करके देखिए, दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है, लेकिन नीचे झांक के देखोगे तो नीचे क्या है, मेंटल से बाहर क्या निकल रहा, ओलिवाइन किस में चेंज हो रहा है, बेसाल्ट में, और बेसाल्ट ऊपर आके क्या बना रहा, कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट। तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलग हो रही हैं, लेकिन नीचे से ओलिवाइन के निकलने की वजह से बीच में क्या बन रहा है, ओशनिक क्रस्ट। इसीलिए आप देखोगे अगर आप मैप्स की बात करें, तो ये अरेबियन प्लेट है, कभी क्या हुआ होगा, ये पूरी दोनों एक ही रही होंगी, लेकिन बाद में कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस के कारण यहाँ ये दोनों अलग होने लगी होंगी, बीच में पानी आने लगा होगा, और वो पानी भर करके आज यहाँ पर रेड सी है, अगर आप एटलस खोलोगे तो इसी जगह पे तो रेड सी है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, हाँ
जो अभी आपने प्लेट वाला वो मैप दिखाया था अफ्रीका में, जहाँ पे रिफ्ट वैली बन रही है वहां पे तो मतलब कोई सिग्निफिकेंट ऐसी प्लेट है नहीं, क्योंकि एक प्लेट के नीचे भी कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन सेलेक्टिव हो सकती है और उस प्लेट को भी दो हिस्सों में तोड़ सकती है, ठीक है। खैर, अच्छा, तो वो एक प्लेट दो हिस्सों में टूट रही है। यस, वो भी संभव है। किसी भी प्लेट के नीचे कन्वेक्शन सेलेक्टिव होकर के उस प्लेट को दो हिस्सों में भी तोड़। अब आप एक चीज समझिए, अगर ओशनिक डाइवर्जेंस हो रहा है, ओशनिक डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि एक ओशनिक प्लेट और दूसरी ओशनिक प्लेट अलग अलग जा रही हैं, तो वो जो बीच में एरिया बनेगा जहां पर वो दोनों अलग हो रही हैं उसे कहते हैं मिड ओशनिक रिज। ओशनिक और ओशनिक प्लेट्स जहां पर डाइवर्ज हो रही हैं उसके बीच में जो एरिया बनेगा या बीच का जो पॉइंट होगा, जिस जगह पर वो प्लेट अलग हो रही हैं, जहां पर आपका नीचे से लावा मैग्मा बाहर आ रहा है, उसे कहते हैं मिड ओशनिक रिज। ठीक, उस मिड ओशनिक रिज पर ही नई प्लेट का निर्माण, नए ओशनिक क्रस्ट का निर्माण होगा और ट्रेंचेस पर पुरानी वाली प्लेट जाकर के खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, ओशनिक डाइवर्जेंस में क्या होगा भाई, एक प्लेट ये, दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही हैं, बीच में क्या हो रहा है, मेंटल से ओलिवाइन बाहर आ रहा है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, बेसाल्ट, और बेसाल्ट क्या है, ओशनिक क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, नई ओशनिक क्रस्ट बन जाएगी और इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्योंकि पुरानी वाली जो ओशनिक क्रस्ट है वो ट्रेंच पर जाकर के खत्म हो जाएगी। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि भैया नई ओशनिक क्रस्ट बन रही है तो पूरी दुनिया में ओशनी क्यों नहीं बन गया, क्यों, क्योंकि पुरानी वाली प्लेट ट्रेंचेस पर जाकर के खत्म भी होती है। तो ये है ओशनिक डाइवर्जेंस। दूसरा कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, देखिए, एक ये इधर का हिस्सा, एक ये हिस्सा है, दोनों तरफ पुल लग रहा है। तो बीच का जो पहले तो क्या होगा भाई, एक जमीन का टुकड़ा है उसमें दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो पहले तो बीच में जो है एक हिस्सा होगा जो धंसने लगेगा नीचे जमीन के। तो ये जमीन के नीचे धंसने लगा, ये जो जमीन के नीचे धंस रहा है इसे ही कहते हैं रिफ्ट वैली। ज्योग्राफी में खाली इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक कोई भी इस तरह का प्लेन था, प्लेन में दोनों तरफ से पुल्स लगे, पुल्स लगने की वजह से क्या हुआ, बीच का एरिया थोड़ा सा जमीन के नीचे धंस गया या धंसने लगा, उसे कहते हैं रिफ्ट वैली। पहले लेवल पर क्या हुआ कि दोनों जो एरियाज हैं, यहां पर इधर पुल लग रहा था, यहां पर इधर पुल लग रहा था, ये वाला एरिया नीचे जाने लगा। अब ये पुल लगातार लगता रहा, पुल लगने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा एरिया नीचे चला गया, प्लस नीचे से जो ओलिवाइन था, ओलिवाइन ऊपर आने लगा, ओलिवाइन ऊपर आकर के क्या बनाएगा, बेसाल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में इस तरह से एक नई ओशनिक क्रस्ट डेवलप होने लगेगी और उसमें बारिश वारिश होगी, पानी भर जाएगा, तो शुरुआत में वो झील लग सकती है, जैसे लेक विक्टोरिया। एटलस निकाल लो, एटलस कहानी ऐसा सुनना है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। और लेक विक्टोरिया जैसी स्थिति और लगातार ओशनिक फ्लो और लगातार आपका ऐसे होता रहा काम, नीचे से ओलिवाइन ऊपर आता रहा, ये एरिया और स्प्रेड हो जाएगा और धीरे धीरे ये सी और सी से ये ओशन में चेंज होने लगेगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि पहले पूरी दुनिया एक थी। बिल्कुल, पहले पूरी दुनिया एक थी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसको यहां से चिपकाओ तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है, इसको यहां से चिपकाओगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो ये यहां से चिपक जाएगा, मतलब ये यहां पर फिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो रहा है, उसी तरीके से ये जो बीच के छोटे छोटे एरियाज हैं ये सब आपस में बिल्कुल लग जाएंगे, ठीक है।
यहां पर आप देख रहे हो एक ये लाइन और खिंची हुई है, यहां पर एक नई प्लेट टूट रही है, यानी कि कुछ दिनों में ये प्लेट टूट करके इधर चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक कन्वेक्शन सेल एक्टिव हो रही है। तो मुद्दा ये है कि पहले पूरी दुनिया एक ही लैंडमास रही होगी। वो वाली भी एक फोटो होगी ना जिसमें वो पेंजिया टूटता हुआ दिख रहा है, 4-5 फोटोज थी ना। नहीं, वो गूगल करो, एक फोटो भी है जिसमें पेंजिया से टूटता हुआ दिख रहा है 4-5 उसमें ना। ये रहा। अब आप थोड़ा इसको, ये स्कैंड है, ये देख रहे हो ना, पहले सब एक ही लैंडमास था, फिर ये इस तरीके से अलग अलग टूटने लगा और टूट टूट करके ये ऐसा बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इस जगह से भेजी फोटो, यही वाली एग्जैक्टली ये भेजी है। लगभग यही है। नहीं ठीक है। तो शुरुआत इस जगह से हो रही है, फिर यहां से ये टूटता है इस तरह से, फिर ऐसे और फिर आखिरी में ये बन जाता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, ये टूट क्यों रहा है? क्योंकि डाइवर्जेंस है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। और जब कभी ये एक दूसरे से अलग हो रहा होगा तो कहीं टकरा भी रहा होगा एक दूसरे से प्लेट से, तो उसे कन्वर्जेंस हम कह रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कन्वेक्शन सेल एक्टिव है, ठीक। क्या कन्वेक्शन सेल हमेशा एक्टिव होती है? तो कन्वेक्शन सेल जनरेटर नहीं है जो हमेशा चलता रहेगा कि तुम एक हैंडल मारो चल गया, ठीक है। कन्वेक्शन सेल जो है वो उसके एक फेजेस होते हैं। हो सकता है कि कुछ समय पर आपकी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी कहीं कहीं पर ऐसी हो, कन्वेक्शन सेल वहां ज्यादा एक्टिव हो। जैसे पैसिफिक ओशन में कहा जाता है कि प्लेट बहुत तेज मूव कर रही है, कन्वेक्शन सेल ज्यादा एक्टिव है। अगर आप हमारे यहाँ की बात करें, एक प्लेट के अंदर, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो पेनिनसुलर रीजन है तो वो क्या है, इंडियन प्लेट के बिल्कुल बीच में है। तो कहा जाता है कि वहां पर मामला बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, वहां कन्वेक्शन सेल उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहां कोई भूकंप और इस तरीके का नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे अर्थ पर देयर आर एरियाज जहां पर कन्वेक्शन सेल ज्यादा एक्टिव है, और वो एरियाज ज्यादातर कहां पर है? प्लेट बाउंड्रीज के आसपास, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये प्लेट है, मान लो ये वाली प्लेट यहां से टकराई, तो सबसे ज्यादा झटका जो यहां खड़ा होकर समोसा खा रहा उसे लगेगा ना, जो अंदर बैठा हुआ उसे थोड़े बहुत शॉक्स लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भूकंप दिल्ली में आता है तो कानपुर वाले के पास व्हाट्सएप जाता है उनके रिश्तेदारों का, ये भूकंप ठीक आया होगा। नेपाल में आया तो दिल्ली में पता चला, लेकिन कानपुर वालों को उतना फर्क नहीं पड़ा था, वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ठीक। यस एक मिनट। तो ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अर्थ जो है वो पहले एक ही रही होगी, वो टूटी क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन सेल थी, और क्योंकि कन्वेक्शन सेल के साथ साथ में डाइवर्जेंसेस और कन्वर्जेंसेस की एक्टिविटीज थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही थी, इस वजह से वो टूटी, ठीक।